नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडिगो पेंट्स लिमिटेड का स्टॉक एनालाइज करेंगे। इंडिगो पेंट्स लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ का है और ये कंपनी पेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, राइट। तो पेंट्स में ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है। एक तो डेकोरेटिव पेंट्स होते हैं जो घरों में लगते हैं, और दूसरे इंडस्ट्रियल पेंट्स होते हैं जो जैसे कार्स जैसे ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर लगते हैं। तो 75% मार्केट जो है वो डेकोरेटिव पेंट्स का है, 25% मार्केट इंडस्ट्रियल पेंट्स का है। तो इंडिगो पेंट्स जो कंपनी है ये फुल ऑन एक तरह से डेकोरेटिव पेंट्स में ही है, ये इंडस्ट्रियल पेंट्स में नहीं है, राइट। तो इस कंपनी को मैंने इसलिए शॉर्टलिस्ट किया। कुछ एक 4 से 5 रीजंस थे इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, राइट। सबसे पहले तो ये कंपनी जो है ये 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पेंट्स है इंडिया में। एक तरह से ये 5th प्लेयर है। इसका मार्केट पोजीशन या फिर लीडरशिप पोजीशन 5th है, राइट। इट टेक्स ओनली 2% ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ द टोटल मार्केट। ऑब्वियसली लीडर इसमें एशियन पेंट्स है, फॉलोड बाय बर्जर पेंट्स, एस्को नोबल है, कंसाई नेरोलैक है, राइट। एंड 5th इज इंडिगो पेंट्स, राइट। 2% मार्केट शेयर है, 5th पोजीशन है इसका, राइट। मैंने इस कंपनी को इसलिए शॉर्टलिस्ट किया क्योंकि जो पहले 4 कंपनीज थे वो लेगेसी प्लेयर्स थे। तो मुझे किसी लेगेसी प्लेयर को एक तरह से पढ़ना नहीं था क्योंकि थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है उनका जो ग्रोथ पैटर्न्स और उनका जो भी नैरेटिव है। मुझे एक तरह से इंडिगो पेंट्स एक जो रीसेंट प्लेयर है, इसका 3 साल पहले कुछ आईपीओ हुआ है, ऐसी एक कंपनी को एक तरह से शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना था पेंट सेक्टर में, राइट। ये लेगेसी कंपनी नहीं है। ऊपर से ये जो कंपनी है इसका जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है ये दोनों बाकी जो लेगेसी प्लेयर्स है उनसे फास्ट या फिर उनसे काफ़ी तेज़ तरीके से या फास्टेस्ट ग्रोथ एक तरह से इनका पिछले 3 से 4 साल में दिखा है, टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। तो अगर सेक्टर अगर 7 या 8% से ग्रो कर रहा है पेंट सेक्टर, तो ये कंपनी करीबन 20-22% से ग्रो कर रही है। इसका अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो 28% से ग्रो कर रही है कंपनी, राइट। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण ये था कि ये जो कंपनी है ये इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर रहा था, राइट। बाकी अगर आप 4 कंपनीज़ में देखोगे तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एक तरह से सिक्लिकली बिहेव कर रहा था या फिर कुछ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा था। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये देखिए आप 15 to 17 to 15 to 17 और फिर से 19 पे एक तरह से आया है। तो काफ़ी अच्छी तरह से मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, ये जो कंपनी या प्रोडक्ट्स अपने जो बेच रही है उसमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन है, जिसकी वजह से इसको ये प्राइसिंग पावर मिल रही है, राइट। दूसरा एक फंडा जो था जो मार्जिन्स में आ रहा है, ये कंपनी का इन 5 कंपनीज में सबसे बेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। एक तरह से ये कंपनी का स्केल भले छोटा है एज कम्पेयर टू द टॉप 4 कंपनीज, भले 2% का मार्केट शेयर है, बट वट एवर स्केल दैट इट हैज़, इट इज़ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन दैट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका gross profit margin देखोगे it's 48%. It has been around 45 to 48% for the last couple of years. अगर आप एशियन पेंट्स का देखोगे तो it's 42%, एस्को नोबल का करीबन 35% है, right? So this is a lowest cost producer in the scale that it is operating in, which is a smaller scale as compared to the top 4 players, right? तो अगर operating profit margin cyclical नहीं है और expand हो रहा है तो मतलब एक तरह से कंपनी में product differentiation है और एक प्राइसिंग पावर है। बेसिकली पेंट इंडस्ट्री में फुल प्राइसिंग पावर या फिर कंप्लीट प्राइसिंग पावर सिर्फ मार्केट लीडर के पास होता है, क्योंकि एक तरह से ये कार्टलाइजेशन मॉडल पे चलती है एक तरह से ये इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सीमेंट एक कार्टलाइजेशन मॉडल पे चलती है। तो अगर अल्ट्राटेक ने अगर अपना प्राइस हाइक किया तो सारे सीमेंट प्लेयर्स अपना प्राइस हाइक करते हैं। एशियन पेंट्स ने अपना प्राइस हाइक किया तो सारे पेंट कंपनीज अपना प्राइस हाइक करते हैं। तो एशियन पेंट्स ने आई थिंक पिछले क्वार्टर में कहा कि 1.5 to 2% से अपना प्राइस हाइक करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी प्रकार द अदर कंपनीज, द अदर 4 कंपनीज और 5 कंपनीज, वट एवर द लिस्ट इज ऑफ एशियन ऑफ पेंट कंपनीज, वो लोग अपना प्राइस हाइक करेंगे because the market leader has decided to increase the prices, right? In spite of this, this company has expanding operating profit margins, which completely shows that this has limited pricing power, if not complete pricing power. The fact that it is into paints segment, right? And gross profit margin is nothing but it's the lowest cost producer. तो इसका 48% gross profit margin है. So in companies में if one says that the company is the lowest cost producer, तो आप एग्जांपल ले लीजिए टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू का, राइट। टाटा स्टील का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जेएसडब्ल्यू से बेहतर है। क्यों? क्योंकि टाटा स्टील के आयरन और प्लांट्स खुद के हैं, राइट। जेएसडब्ल्यू को आयरन और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सोर्सेज से इंपोर्ट करना पड़ता है या फिर प्रोक्योर करना पड़ता है, बट
टाटा स्टील के जो आयन और प्लांट्स है वो खुद के, तो आयन और अब दो कमोडिटीज़ है, एक तो आयन और है, दूसरा कोल है, राइट। कोल तो चाहे JSW हो या टाटा स्टील हो वो एक्सटर्नली ही प्रोक्योर करते, बट अगर आपका रॉ मटेरियल आपने बैकएंड इंटीग्रेट करके रॉ मटेरियल को अपने सप्लाई चेन का हिस्सा बना लिया या वैल्यू चेन का इंटरनलाइज करके हिस्सा बना लिया, तो आप एक लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनते हैं, जो टाटा स्टील एक तरह से स्टील सेक्टर में है। उसी प्रकार इंडिगो पेंट्स ने अपने रॉ मटेरियल्स के ऊपर, चाहे फिर वो प्रोक्योरमेंट हो, नेगोशिएशंस हो, कुछ एक स्ट्रैटेजी लगाई है जिसकी वजह से द रॉ मटेरियल कॉस्ट इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू दी अदर 4 कंपनीज इन दिस सेक्टर, राइट। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में दिस इज अ मार्केट लीडर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर एक्सपैंडिंग, टॉप लाइन बॉटम लाइन इनका जो है काफ़ी इंडस्ट्री से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है या फिर मूव कर रहा है या फिर ग्रो कर रहा है, राइट। और इस कंपनी की स्ट्रैटेजी मुझे काफ़ी सही लगी है। कंपनी ने कहीं ना कहीं, नॉर्मली जब कंपनीज लॉन्च हुए हैं जो भी पेन सेक्टर में, इन्होंने Tier 1 Tier 2 मार्केट्स को एक तरह से टारगेट किया। इस कंपनी ने Tier 3 Tier 4 मार्केट्स को टारगेट किया, और जो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, एक अनफ्रैगमेंटेड मार्केट है, उसमें मार्केट शेयर लेके इन्होंने अपना एक तरह से 2% मार्केट शेयर बनाया है पूरे सेक्टर में, राइट। तो कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाके वहाँ पे मार्केट शेयर लिया है, और अब ये Tier 1 Tier 2 काइंड ऑफ सिटीज़ में एक तरह से एक्सपैंड कर रही है कंपनी, राइट। तो इस कंपनी का अगर आप देखो तो स्केल थोड़ा छोटा है, बट इट्स अ फास्ट ग्रोइंग कंपनी इन द पेंट सेक्टर, राइट। और पिछले 1-1.5 साल में पेंट्स में काफ़ी उथल पुथल हुई है, स्पेशली ऑफ न्यू एंट्रेंट विच इज़ बिरला ओपस। तो बिरला ओपस ने करीबन 8 महीने पहले एंट्री की, राइट। ऐसा नहीं है कि पहली बार पेंट इंडस्ट्री में कोई एक नया प्लेयर आया था। फॉर एग्जांपल पिडिलाइट आया था कुछ वक्त पहले पेंट इंडस्ट्री में, या आ चुका है। JK सीमेंट आया था, JSW स्टील आया था एक तरह से पेंट इंडस्ट्री में, बट इतना आवाज़, इतना पूरा सेक्टर हिला नहीं जिस तरह से बिरला ओपस आने की वजह से एक तरह से सारे जो ये 4-5 कंपनीज और टॉप कंपनीज, इनके सारे स्टॉक प्राइसेस एक तरह से टम्बल हो गए, गिर गए एक तरह से। एशियन पेंट्स भी काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक उसका। इस कंपनी का भी अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 साल का ये चार्ट है, एक तरह से पूरा बॉटम आउट हुआ है ये, राइट। बाकी आप कंपनीज का देखोगे तो भी वो भी वैसे ही हुआ, राइट। तो बिरला ओपस, the fact that there were 3 to 4 advantages, or there were 3 to 4 things which Birla Opus was getting to the table, right? Birla Opus was one company which was coming with an investment of 10,000 crore. ऐसा कोई एंट्रेंट नहीं था जो 10,000 करोड़ या उससे ज़्यादा का एक तरह से कैपिटल लेके किसी सेक्टर में एंटर कर रहा था। तो एक तरह से ये पेंट्स का जियो मोमेंट समझ लीजिए आपकी। टेलीकॉम सेक्टर किस तरह था जियो के आने से पहले, फिर एक जियो आया, एक बहुत पूरा एम्यूनेशन के साथ पूरा आया जियो, राइट। और उसने पूरे सेक्टर को चेंज कर दिया, राइट। दूसरा जो था बिरला ओपस का एक बहुत फेमस प्रोडक्ट है बिरला वाइट पुट्टी, राइट। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को लेवरेज करके बिरला अपने पेंट्स बेचना चाह रहा था, राइट। तो बिरला वाइट पुट्टी का करीबन 55,000 का डीलरशिप का एक नेटवर्क है। तो उस डीलरशिप में एक तरह से उनको जाकर क्रॉस सेल करना था पेंट्स, राइट। वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जिनके पास एक ऑलरेडी इकोसिस्टम मौजूद था जिसको वो लोग लेवरेज करना चाहते थे, राइट। और तीसरा ये था कि पेंट्स में एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है टिंटिंग मशीन पर डीलर। तो टिंटिंग मशीन इज़ नथिंग बट जो मल्टीपल कलर्स को कंबाइन करके एक कलर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मजेंटा कलर का पेंट लगाना हो तो आप एक डीलर के पास एक मशीन होती है जिसमें वो रेड डालेगा, वाइट डालेगा और कोई एक दूसरा डार्क कलर डालेगा जिससे मजेंटा कलर एक तरह से बन जाए, राइट। तो एक तरह से इंडिगो पेंट्स के अगर 100 डीलर्स है तो उसमें से करीबन 52 डीलर्स के पास ये मशीन है। अगर आप एशियन पेंट्स के 100 डीलर्स है तो उनमें करीबन 65 डीलर्स के पास ये मशीन है, या 65% डीलर्स के पास ये मशीन है। उसी प्रकार बिरला ओपस ने 95% डीलर्स को ये मशीन फ्री में दे रखी है, राइट। इससे आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो बहुत सुपर्ब होता है कि कस्टमर जाता है उसके सामने या एक दिन में या 1 घंटे में आपको वो पेंट का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, आपको किसी वेयर हाउस से नया पेंट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट। और डीलर के लिए बहुत आसान होता है, तो रेवेन्यू पर डीलर है बहुत इंक्रीज़ होता है क्योंकि वो कॉम्बिनेशन वो दे रहा है जो शायद दूसरे पेंट कंपनीज़ के लोग नहीं दे पा रहे, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से बिरला ओपस जब एंट्री मारी पेंट सेक्टर में तो सारे जो स्टॉक्स है कोलैप्स, स्टॉक प्राइजेस है सारे कंपिटिटर्स के वो लिटरली कोलैप्स हो गए। और बिरला की कैपेसिटी भी 1.3 मिलियन लीटर की थी। एक तरह से एशियन पेंट की कैपेसिटी 1.7 मिलियन लीटर की कैपेसिटी है, राइट। तो एक तरह से बिरला इज़ सेकेंड व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटीज़ इन द पेंट सेक्टर, राइट। तो
इन सब कारणों की वजह से सारे स्टॉक प्राइसेस टंबल हो गए, गिर गए, कोलैप्स कर गए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक तरीके से ये भी है कि हम देखें कि ये अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है पेन सेक्टर में और प्राइसेस गिरे हैं, तो कुछ अगर सस्ता यहाँ पे माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस पे अगर कुछ मिल जाए तो वी कैन टेक इट। तो इसलिए मैंने इंडिगो पेंट्स का स्पेसिफिकली स्टॉक एक तरह से शॉर्टलिस्ट किया, ना कि जो टॉप 4 प्लेयर्स है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है एज़ कम्पेयर टू इंडिगो पेंट्स, राइट। पिछले 4 क्वार्टर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% है। नॉर्मली हमारा जो कट ऑफ होता है 25% सेल्स ग्रोथ होता है, तो काफ़ी नज़दीक आ रही है उस महीने में कंपनी। एंड प्रॉफिट ग्रोथ पे डेफिनेटली 25% सेल्स कट ऑफ, प्रॉफिट ग्रोथ का जो कट ऑफ होता है उससे ज़्यादा एक तरह से उस फिल्टर को पॉजिटिवली ये कंपनी एक तरह से उस पर शॉर्टलिस्ट हो रही है। 28% का पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ है, बट पिछले 4 क्वार्टर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो सिर्फ 7% है, राइट। तो जब मैनेजमेंट को पूछा गया कि अगले जो इस साल का जो फिस्कल है FY25 का जो सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ वो क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने साफ साफ ये कह दिया कि जब पेंट सेक्टर करीबन 9 या 10% से ग्रो हो रहा था, तो हम लोग 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रॉफिट ग्रोथ दे रहे थे। हम 25% 30% से प्रॉफिट ग्रोथ एक तरह से दे रहे थे, बट सेक्टर अब सिर्फ 2 या 3% से ग्रो हो रहा है, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएंगे अगर सेक्टर 2 या 3% से ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा तो नहीं कि 5% का सेल्स ग्रोथ दे रहे, बट हमने एक पॉजिटिव एक तरह से जो भी नंबर हमें समझ रहा था मैनेजमेंट का जो भी गाइडेंस है उसकी कमेंट्री से, तो हमने 5% का ग्रोथ लिया है इस कंपनी के लिए इस साल के लिए। 5% का अगर ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दे रही है तो उसका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो करीबन 6% एक तरह से दिख रहा है, उससे ज़्यादा नहीं दिख रहा है इस प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। एक मिनट में दिखा देता हूँ। 6% का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है कंपनी में, जो कि काफ़ी कम है, राइट। 33.13 का EPS लग रहा है एक तरह से, एंड 6% प्रॉफिट ग्रोथ। अगर कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करती है तो इक्विटी इफ इक्विटी रिमेन्स द सेम, देन जो स्टॉक प्राइस एक साल के बाद या फिर FY25 के एंड में जो है करीबन 1700 तक का स्टॉक प्राइस आ रहा है। ये बेसिक कैलकुलेशन की है, अज्यूमिंग दैट द PE रिमेन्स द सेम। द PE इज़ अराउंड 50-51, तो उस PE को बेंचमार्क रख के ये प्राइस दिख रहा है। करंट प्राइस उसका 1503 है, जो अभी का जो प्राइस है। तो कुछ ज़्यादा ग्रोथ एज सच कंपनी में दिख नहीं रहा है, क्योंकि सेक्टर की काफ़ी धुलाई पिटाई हो रही है फॉर द रीजंस दैट वी डिस्कस्ड, स्पेशली द एंट्री ऑफ बिरला ओपस इनटू दिस सेक्टर, जिसकी वजह से एक तरह से पूरा सेक्टर जो है हिल गया है। मार्केट शेयर बिरला ओपस ले रहा है, ऑर्गेनाइज से भी मार्केट शेयर ले रहा है, अनऑर्गेनाइज से भी मार्केट शेयर ले रहा है, और ऑब्वियसली इस कंपनी से भी मार्केट शेयर लेगा। वैसे देखने गए तो कंपनी काफ़ी डिसेंट कंपनी है ये, राइट। इफ़ यू लुक एट द डिटेल्स ऑफ ईयर, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो तो मैंने डिस्कस किया, राइट। इफ़ यू लुक एट यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ़ यू लुक एट दी नेट प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल, इट्स प्रीटी डिसेंट। 12% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी, एनीथिंग अबव 9-10% इज डिसेंट नेट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। री इन्वेस्टमेंट रेट 155% का है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द मैनेजमेंट इज इन्वेस्टिंग 100 रुपीज़ और इफ द मैनेजमेंट इज अर्निंग 100 रुपीज़ फ्रॉम द कंपनी, 155% या 155 फिर से री इन्वेस्ट कर देता है। इनका रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी पिछले 5 साल का डिसेंट है। इट्स अराउंड इट्स 24%, विच इज़ अ डिसेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे आप देखोगे इट्स 24%. रिटर्न ऑफ इक्विटी इज 18%. So what 24% tells us is that if 100 rupees was invested in the business, then 24 rupees was the profitability for the last 5 years on average. And on the return of equity part, if let's say an investor has invested 100 rupees in the business, उसको 18 रुपये का प्रॉफिट साल दर साल एक तरह से कंपनी ने कमा के दिया है, राइट। इसका CFO to PAT रेशियो भी 1.2 है। कंपनी सक्सेसफुली एबल टू कन्वर्ट प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोस। डिसेंट कंपनी है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, इट्स नॉट अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। ग्रोथ कंपनी है, स्मॉल कैप है, तो थोड़ा फ्री कैश फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, कैश फ्लोज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, भले ही एक फ्री कैश फ्लो नेगेटिव कंपनी है, इन्होंने कोई डेट नहीं उठाया है अपने केपेक्स के लिए। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी तरह से केपेक्स किया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, राइट, बैलेंस शीट। तो जब भी एक किसी सेक्टर में कुछ बड़ा सा कुछ होता है, तो जो इनकम्बेंट्स होते हैं वो थोड़े इनसिक्योर होकर अपनी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, राइट। तो इस कंपनी ने भी अपनी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ा दी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका नेट फिक्स्ड एसेट जो है वो 12 करोड़ से 548 करोड़ हुआ है, राइट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस FY23 में बहुत ज़्यादा था, तब केपेक्स हो रहा था, बट अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑलमोस्ट 15 करोड़ है। मुझे लगता है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है जो आई थिंक सितंबर 2024
2024 के बैलेंस शीट में कवर होगा, इसमें कवर नहीं हुआ है क्योंकि जो भी केपेक्स है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कमीशनिंग हो ही रही है एक तरह से, 1 साल लगेगा पूरा केपेक्स को फायर करने के लिए, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा केपेक्स हुआ इस कंपनी में। इसका जो एसेट टर्न्स भी देखोगे आप, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर भी देखोगे तो इट्स 3.1, मतलब काफ़ी यूटिलाइजेशन जो है अपने केपेक्स का वो अराउंड 60 to 70% दिख रहा है। 4.5 इज़ द आइडल एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर पेंट इंडस्ट्री, राइट। सो और काफ़ी ज़्यादा केपेक्स आ चुका है, एक तरह कमीशन हो भी चुका है, राइट। बट वो केपेक्स अभी तक फायर नहीं करना शुरू किया, वो केपेक्स अभी तक रेवेन्यूज़ में दिखना शुरू नहीं हुआ है, राइट। तो जैसे मैंने कहा है कि इस सेक्टर में सारे जो भी कंपटीटर्स है, टॉप 4-5 जो भी मार्केट लीडर्स है, सारी कंपनीज ने एक केपेक्स करना शुरू कर दिया क्योंकि बिरला ओपस आ रहा है, राइट। एंड एक चीज़ जो हो सकती है कि द थिंग इज़ दैट अगर सेक्टर में ग्रोथ नहीं आ रहा है, राइट, तो इतना सारा अगर केपेक्स हुआ है तो एक तरह से सप्लाई गलट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लाईवुड सेक्टर में 2019 में सप्लाई गलट हो गया था कि बहुत सारे कंपटीटर्स ने केपेक्स कर दिया था और सप्लाई गलट हो गया था क्योंकि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा आ गया था पर डिमांड कुछ था ही नहीं। एक तरह से प्लाईवुड सेक्टर जो है वो कोविड के पहले से ही वीक था और डिमांड कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है 1-2 साल के अंदर, जहाँ पर हर कोई केपेक्स डाल के बैठा है एक्सपेक्ट करके कि रेवेन्यूज़ आएंगे, बट रेवेन्यूज़ नहीं आएंगे, टॉप लाइन नहीं आएंगे क्योंकि सेक्टर में डिमांड ही 2 या 3% से एक तरह से बढ़ रही है। सो दैट इज़ वन वेरी बिग रेड फ्लैग दैट आई सी इन दिस सेक्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा देखने गए तो इन्वेंट्री डेज अभी तक तो नॉर्मली है, कोई ऐसा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बट अगर डिमांड नहीं आती है तो ये सारे कंपनीज़ को एक तरह से अपने स्टॉक्स को लिक्विडेट करने के लिए डिस्काउंट्स देने पड़ेंगे डीलर एंड पे, जो कि इन्वेंट्री डेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा और डेफिनेटली एक तरह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम कर देगा क्योंकि आप डिस्काउंटिंग पे माल निकाल रहे हो तो वो दिक्कत हो सकती है, राइट। बाकी सब पैरामीटर्स में कंपनी ठीक ठाक है। फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट का 46% का रेशियो है, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ फाइन, राइट। इसका पी जो है वो 51 का है। तो जो मैं माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस की बात कर रहा था, तो माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस तो डेफिनेटली नहीं है ये। इस कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा है। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस बीच में करेक्ट होके काफ़ी नीचे से ऊपर आया है, करीबन तभी आई थिंक सो 40-41 का पी चल रहा था। बट आई थिंक ऐसे कंपनी को एक 35 से ज़्यादा पी पे नहीं खरीदना चाहिए, स्पेशली जब इस सेक्टर में इतनी ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, right? So this was a brief about Indigo Paints. I hope you found this analysis helpful. Please like and share this analysis if you found it helpful. Please follow this channel for more such videos. And this was not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you for your time. Take care. Goodbye.